Hello, good afternoon, students. Are you listening to me? Yes, ma'am. Hello. Good afternoon. Okay, good afternoon. नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछला वाला थोड़ा सा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लिया था उसको रिकॉल करेंगे. ओके. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ज्वाइन फॉर गूगल मीट, बट मैंने आपको कल ही बताया था कि आपको ज्वाइन करने से पहले आपके नाम के सामने रोल नंबर लिखना है. रोल नंबर लिखोगे आप. कुछ लोगों ने रोल नंबर मतलब सेटिंग्स करो, आप जब ज्वाइन करोगे तो रोल नंबर और आपका नेम आएगा. बहुत लोगों ने किया है लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक सेटिंग नहीं की है. कल हमने बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात की थी. तो इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले अर्ली सिस्टम जो था उसको आपको बुक में नहीं दिया है, ना ही सिलेबस में दिया है. लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं आपको, मुझे अगर पीपीटी मिला है तो मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बता रही हूँ. अर्ली सिस्टम अर्ली सिस्टम जो था 1950 में इंट्रोड्यूस हुआ था ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसे आप प्रॉपर ओएस नहीं बोल सकते, बट इट इज़ अ वन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली. नेक्स्ट इज अ सिंपल बैच सिस्टम. सभी को विजिबल है, दिख रहा है? हेलो, सभी को पीपीटी दिख रहा है ना? ओके, ठीक है. तो सबसे पहले वाला जो था वो अर्ली सिस्टम, देन सिंपल बैच सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, then multitasking is also there, then time sharing, desktop, multiprocessor, distributed and web based. उसमें से आपको कुछ आपके सिलेबस में है, कुछ नहीं है, कुछ अलग है, तो वो जो जैसे टॉपिक आते जाएंगे मैं वैसे उसका टॉपिक लेते जाऊंगी. ठीक है. तो अर्ली सिस्टम का मतलब क्या होता है? अर्ली सिस्टम इज नथिंग बट अर्ली सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच सिस्टम आने से पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम के काम कैसे चलते थे वो एक्सप्लेन किया है उसमें. तो अर्ली सिस्टम जो था उसमें एक सिंगल यूजर सिस्टम था. द प्रोग्रामर यूजर एज ए ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर लगता था जो उसको ऑपरेट करके इनपुट देता था और आउटपुट चेक करता था. लार्ज मशीन लगता था उसके लिए, उसको जहाँ पे हमारा डेटा सारा स्टोर किया जाता था. और टेप ड्राइव या फिर पंच कार्ड यूज करते थे. ओके. तो दिस वन इज द डायग्राम ऑफ अर्ली कंप्यूटर सिस्टम. दिखाई दे रहा है सभी को? दिख रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ. ये अर्ली कंप्यूटर सिस्टम का एग्जांपल है. वहाँ पे कंप्यूटर इस तरह से बहुत बड़े ह्यूज कंप्यूटर थे. ह्यूज मतलब एक कंप्यूटर के लिए बहुत बड़ा एक रूम लगता था जहाँ पे उसके सारे डिवाइसेस, कनेक्शन, उसके पार्ट्स सब स्टोर किए जाते थे. और एक ऑपरेटर, एक मैन लगता था जिसको वो अलग अलग तरीके से वहाँ पे जॉब को सबमिट करता था और आउटपुट को कलेक्ट करता था. ये देखो एक मैन है और यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स दिए हैं जहाँ पे जॉब अलग अलग जॉब को सबमिट करके आउटपुट चेक करते थे. अर्ली जो कंप्यूटर्स थे, अर्ली उसमें असेंबलर या फिर कुछ डिवाइस ड्राइवर कंपाइलर लिंक करके थ्रू प्रोग्राम रन करते थे. लेकिन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बहुत स्लो थे और सीपीयू यूटिलाइजेशन भी आप बोल सकते कि वो भी बहुत कम था. सीपीयू यूटिलाइजेशन कम का मतलब ये है कि 100% सीपीयू यूटिलाइज नहीं होता था. मतलब बैच सिस्टम में क्या होता था कि जब एक टास्क, जैसे मल्टीटास्किंग में हम मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट करते हैं. प्लीज किसका माइक किसका स्टार्ट है? प्लीज ऑफ करो. हेलो, माइक जिसका भी शुरू है प्लीज आप माइक बंद रखो. तो जब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें लो सीपीयू यूटिलाइजेशन या फिर उसमें आप बोल सकते हैं कि लो क्यों कहा जाता है. तो
100% सीपीयू यूटिलाइज नहीं होता था वहाँ पे। मतलब अभी देखो, जैसे मल्टीटास्किंग में एट ए टाइम मल्टीपल टास्क रन होते हैं, कुछ इनपुट डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस को, जैसे स्पीकर पे आप गाने सुन रहे हो, कीबोर्ड के थ्रू आप डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, या फिर डेस्कटॉप के ऊपर आपको अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं, तो 3-4 टास्क अगर एट ए टाइम चलता है तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। और हर टास्क के लिए सीपीयू साइकिल्स अगर अलोकेट होते हैं तो उसको मैक्सिमाइज सीपीयू यूटिलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन एट ए टाइम एक ही टास्क रन हो रहा है, उस टाइम पे या तो आप इनपुट दे रहे हो या फिर उसके कुछ देर बाद आप आउटपुट चेक कर रहे हो। जब आप इनपुट दे रहे हो उतने टाइम पे आउटपुट कुछ भी करेगा, या फिर ना ही आपका डेटा मेन मेमोरी में लोड होकर उसको एग्जीक्यूट करेगा। मतलब जब इनपुट भी दिए तो मेन मेमोरी और आउटपुट डिवाइस दोनों फ्री है, और जब मेन मेमोरी में प्रोग्राम जाएगा तब इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों फ्री रहेंगे, और जब आउटपुट प्रिंट आउट निकालोगे तब अगेन मेन मेमोरी और इनपुट डिवाइसेस फ्री रहेंगे। तो ये उतने टाइम तक जो आपके बीच बीच में आइडल रहने वाले उसको लो बोलते हैं, लो सीपीयू यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइज लो हो रहा है। तो सिंपल बैच सिस्टम में क्या था कि थोड़े से मैग्नेटिक टेप, कार्ड रीडर, पंच कार्ड, इसको यूज करके फिर एक ऑपरेटर को हायर करके वहाँ पे वो सबमिट करता था, और वो बैच वाइज प्रोग्राम सबमिट करते थे। ये देखो एक ऑपरेटर है जहाँ पे वो जैसे टाइप राइटर के जैसे एक मशीन है टाइप रीडर, तो वो एक एक करके वहाँ से कैरेक्टर के थ्रू अपना डेटा सबमिट करा। और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन प्रिंटर है जहाँ पे प्रिंटर निकल रही है, पेज दिख रहा है आपको, वहाँ से प्रिंट आउट निकल रही है। तो ये बैच सिस्टम था, और बैच सिस्टम को भी बैचेस सबमिट करने के लिए एक ऑपरेटर लगता था। सभी को दिखाई दे रहा है? यस मैम। तो ये वाला जो ऑपरेटर है ये क्या कर रहा है कि वन बाय वन जॉब सबमिट कर रहा है, और एक जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो लाइन प्रिंटर उसका आउटपुट प्रिंट कर रहा है। ओके, तो सिंपल बैच सिस्टम में मैंने आपको कभी बताया था कि यहाँ पे टाइप, कार्ड रीडर, टेप ड्राइव, पंच कार्ड, इस तरह से चीज़ें वहाँ पे यूज़ की जाती थी। अभी पंच कार्ड कैसे दिखता है, मैं आपको यहाँ पे एक इमेज दिया है वो बताती हूँ। ये देखो, ये वाला जो है ना, ये इसको आप बोल सकते हो कि दिस वन इज द पंचिंग मशीन। और ये जो है यहाँ पे ये प्रिंटर है, ऊपर वाला जो है वो कार्ड पंचिंग मशीन, कार्ड रीडर के जैसे रहता है। अभी यहाँ पे, और ये लाइन प्रिंटर के बाद प्रिंट आउट निकल के आता था। तो ये जो है क्या बोलते हैं आप इसको, पंच कार्ड का मतलब ये रहता है कि पंचिंग मशीन, मतलब यहाँ पे वन बाय वन होल्स होते थे, और होल्स होने के बाद वहाँ पे आउटपुट जनरेट होता था। तो ये विद द हेल्प ऑफ पंच कार्ड यहाँ पे जॉब सबमिट की जाती थी और उसके ऊपर आउटपुट डिस्प्ले किया जाता था। मैंने कल आपको एक डायग्राम बताया था मेमोरी का, कि यहाँ पे यूजर एरिया और ऊपर ओएस एरिया होता है। ओएस एरिया में ओएस से रिलेटेड ऑल ऑपरेशन सारे ऊपर वाले पार्ट में होते हैं, और नीचे सारे यूजर प्रोग्राम। यूजर का कोई भी प्रोग्राम कभी भी आप ओएस वाले एरिया में, ओएस वाले मेमोरी में स्टोर नहीं कर सकते। आवाज आ रही है ना? हेलो, यस मैम, आवाज आ क्लियर रही है? आवाज आवाज क्लियर है ना? है। यस मैम। ओके ओके। तो in batch operating system, memory is divided into two parts, user area and OS area. OS area में इंटरप्ट हैंडलिंग होता है, डिवाइस ड्राइवर हैंडलिंग होता है, जॉब को सीक्वेंसिंग शेड्यूलिंग का काम होता है, लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करना, कंपाइल करना, असेंबल करना, ये वाले सारे पार्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। तो कोई भी यूजर का प्रोग्राम जो है वो ओएस वाले मेमोरी स्पेस में आप कभी भी स्टोर नहीं कर सकते। और मैंने आपको उसके डिसएडवांटेज भी बताए थे कि देर आर सम डिसएडवांटेज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसमें था कि लो सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत कम था, नो यूज़र इंटरेक्शन, रन टाइम पे यूज़र अपना डेटा चेंज करके वहाँ पे चेंजेस करके रन नहीं कर सकता है। देन टाइम कंज्यूमिंग था, मल्टीटास्किंग नहीं था, यूनिटास्किंग था। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो एक आंसर है, जैसे मैंने आपको बताया कि बीच में कभी इनपुट डिवाइस आइडल रहता है, तो कभी मेमोरी आइडल रहती है, या फिर आउटपुट डिवाइस आइडल रहता है। तो उसके लिए उन्होंने एक सॉल्यूशन था कि स्पूलिंग वाला कंसेप्ट आया था। स्पूलिंग, स्पूलिंग का फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस
peripheral operation on line. Simultaneous peripheral मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ऑपरेशन ऑन लाइन एट ए टाइम वो काम करना चाहिए। तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि कार्ड रीडर, लाइन प्रिंटर, टेप ड्राइव जो थे वो स्लो थे, और वो आईओ और सीपीयू वो कभी भी ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो उस टाइम पे जब इनपुट आउटपुट डिवाइस काम कर रहा है, उस टाइम पे सीपीयू ने काम नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने क्या सोल्यूशन है कि ऑपरेशन ऑफ किस तरह से करना चाहिए। तो ओवरलैप ऑफ आईओ ऑफ वन जॉब विद द कंपटीशन ऑफ अनदर जॉब। तो उसमें क्या करेंगे कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल में, ये देखो ये डायग्राम दिया है यहाँ पे, ये डायग्राम दिख रहा है सभी को। यहाँ पे एक कार्ड रीडर है, कार्ड रीडर के थ्रू आप अपना जॉब इनपुट करोगे। और इनपुट करके जब इनपुट करने के बाद जो उनके लिए एक कॉमन एक डिस्क बना दिया, मेमोरी स्पेस। देखो सीपीयू में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, प्रिंटर पे आउटपुट आएगा और कार्ड रीडर से इनपुट जाएगा। लेकिन जो सीपीयू में आप वन बाय वन प्रोग्राम लेने वाले हो, उसको लेने के लिए आपको टेम्पररी एक मेमोरी लगेगा होल्ड करने के लिए। तो वो मेमोरी इज नथिंग बट ए डिस्क। तो उन्होंने क्या किया, एक सोल्यूशन कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन में एक एक करके इनपुट का जो डेटा है वो डिस्क में स्टोर करके रखना, और डिस्क में से एक एक करके सीपीयू वो डेटा को लेते जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करते जाएगा, और सीपीयू एग्जीक्यूशन करते रहेगा, और उसके बाद वन बाय वन जो भी उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो सीपीयू उसका रिजल्ट बैक टू डिस्क में स्टोर करेगा। एरो चेक करो आप, डायग्राम दिख रहा है ना सभी को? हेलो। यस मैम। यस मैम। हाँ, तो कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर के थ्रू इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद वो उसका एरो देखो डिस्क में जा रहा है, तो वो इनपुट डिस्क में स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद जो सीपीयू है, सीपीयू वहाँ से वो डेटा लेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, जो भी अप्रोप्रिएट आउटपुट है वो अगेन बैक टू डिस्क में स्टोर करेगा। फिर वो प्रिंटर वो डिस्क से वो डेटा को लेगा और प्रिंटर पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे कार्ड रीडर एट ए टाइम काम कर रहा है और प्रिंटर एट ए टाइम काम कर रहा है, मतलब साइमल्टेनियस कार्ड रीडर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एट ए टाइम यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना, उसको बोल रहे हैं कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन लाइन। तो साइमल्टेनियस हेलो। तो ये वाला जो कंसेप्ट है स्पूलिंग का मतलब है साइमल्टेनियस। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन पे लिखा है कि स्पूलिंग इज साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन, और पेरिफेरल का मतलब होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ओके, एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले आता है कार्ड रीडर इनपुट देगा, फिर सीपीयू डिस्क से वो डेटा लेगा, देन प्रिंटर उसका आउटपुट जनरेट करेगा। तो यहाँ पे दोनों भी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक को अगर एक ही जगह पे हमने मेमोरी अगर बाकी लोगों को अलोकेट नहीं की होती, सपोज मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के लिए मेमोरी शेयर नहीं की होती, तो मेमोरी को शेयर कौन करता है? सिर्फ सीपीयू। तो वो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से डेटा जाने के लिए, आने के लिए, तो एक ही सीपीयू अगर मेमोरी के साथ शेयर रहेगा तो बाकी वाले डेटा स्टोर करने के लिए या फिर प्रिंट आउट निकालने के लिए टेम्पररी जो मेमोरी लगेगी उसको अगर शेयर किया तो साइमल्टेनियसली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सीपीयू के साथ काम कर सकते हैं। तो और ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, मतलब वो अपना अलग से मेमोरी स्पेस यूज करेंगे, सीपीयू अपना अलग से करेगा, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी नहीं होगा, और साइमल्टेनियसली पेरिफेरल डिवाइसेस एट ए टाइम वर्क करेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेज वही थे कि ये यूनि प्रोग्रामिंग था, स्लो था, यहाँ पे बहुत सारा टाइम लगता था एक एक प्रोग्राम रन करने के लिए। देखो अभी एक डायग्राम दिया है यूनि प्रोग्रामिंग का। जब एक प्रोग्राम रन होता है तो रन होने के बाद कुछ टाइम तक उसको वेट करना पड़ता है, मतलब इनपुट जब तक आप उसका नहीं जाता है, जैसे 8+3 नहीं डाला तब तक आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा क्या, वो वेट करते रहेगा इनपुट का।
तो उतने टाइम तक वेट करेगा। फिर 8+3 डालने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा, अगेन रन करेगा। रन करने के बाद उसका कुछ आंसर आ गया, 8+3 11 आया, तो फिर से वेट करेगा। वेट करने के बाद उस आंसर को प्रिंटर के पास भेजेगा। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम रनिंग और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट बहुत कम आ रहा है, लेकिन वेटिंग वाला पार्ट यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीयू आइडल है, सीपीयू यूटिलाइजेशन मैक्सिमम नहीं है। तो ये वाले जो डिसएडवांटेज है, ये यूनि प्रोग्रामिंग का डिसएडवांटेज था, इसलिए मल्टी प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है। अभी मैंने जो बताया आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम है? बैच सिस्टम समझ में आया? स्कूलिंग समझ में आ रहा है आप लोग को? उसके डिसएडवांटेज ये थे कि लो सीपीयू यूटिलाइजेशन था, और उसमें नो यूजर इंटरेक्शन था। यूजर इंटरेक्शन मतलब रन टाइम पे चेंजेस पॉसिबल नहीं थे। नया अगर इनपुट देना है तो इनपुट जब आप प्रोग्राम बैचेस में सबमिट करोगे उसी टाइम पे देने पड़ते थे। ओके, तो ये इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे। तो डिसएडवांटेज रिमूव करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं कि पिछला का किसी का कोई डिसएडवांटेज रहा तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम न्यू फीचर्स के साथ ऐड होता है, तो वैसे इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज थे, तो नया ऐड हो गया वो है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का नाम ही है, मल्टी मीन्स मेनी एंड प्रोग्रामिंग मीन्स मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड एट अ टाइम। अभी यहाँ पे देखो, जो मैं कल आप डायग्राम बताया था आपको बैच सिस्टम का, जॉब फॉर इस तरह से कुछ नहीं लिखा था। एट ए टाइम बैच सिस्टम में एक ही प्रोग्राम रन होता है, यूनिट टास्किंग था तो एक ही प्रोग्राम रहेगा, इसलिए वहाँ पे उस यूजर वाले पार्ट को अगेन डिवाइड नहीं किया है अलग अलग जॉब्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रन होंगे, तो हर प्रोग्राम को अलग अलग मेमोरी का थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है वो असाइन किया है। अब देखो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है। यूनि प्रोग्रामिंग में जब एक प्रोग्राम रन होता है तो बीच में वो वेट करना पड़ता है उसको, फिर से रन फिर से वेट। तो उसमें ये मल्टी प्रोग्रामिंग में अगर वही वाला कंसेप्ट देखो अभी किस तरह से रन हो रहा है। मल्टी प्रोग्रामिंग में दो प्रोग्राम है, प्रोग्राम ए और प्रोग्राम बी। जब प्रोग्राम ए रन हो रहा था, डायग्राम को आप ठीक से देखो, हाँ। जब प्रोग्राम ए रन हो रहा था तो उतने टाइम तक प्रोग्राम बी वेट में है। प्रोग्राम बी नीचे वाले लाइन पे देखो, प्रोग्राम बी इज वेटिंग। जब प्रोग्राम ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, उसी टाइम पे उसने सीपीयू का टर्न सेंड किया या फिर सीपीयू असाइन किया प्रोग्राम बी की तरफ। तब जब ए का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो वो सीपीयू को फ्री कर देगा, फिर प्रोग्राम बी कंट्रोल लेगा सीपीयू का, अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा। और जब प्रोग्राम बी एग्जीक्यूट हो रहा है तो प्रोग्राम ए क्या है, वो वेटिंग में है। ओके, मतलब वेटिंग मीन्स वेटिंग फॉर आईओ ऑपरेशन और एनीथिंग। तो अभी पहले का एग्जीक्यूशन हुआ, फिर बी का एग्जीक्यूशन हुआ, फिर जब उनका डेटा इनपुट सबमिट होने के बाद फिर से अगर बैक टू अगर कोई ए का रनिंग बाकी एग्जीक्यूशन, तो फिर से बी से कंट्रोल देखो अभी अगेन ए के पास जा रहा है, ए पे रन लिखा है, फिर ए वाला प्रोग्राम थोड़ी देर तक रन होगा। जब उसका एग्जीक्यूशन सीपीयू के रिलेटेड काम कंप्लीट हो जाएगा तो अगेन बैक टू वो सीपीयू प्रोग्राम बी को असाइन करेगा। तो ये वाले डायग्राम से प्रोग्राम ए और बी में देखो एट ए टाइम दो प्रोग्राम रन हो रहे सीपीयू को शेयर करके। सीपीयू को शेयर करके, शेयर मतलब क्या कि जब एक प्रोग्राम का सीपीयू का कोई भी यूज नहीं है, अब इस ए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन सीपीयू के रिलेटेड एक्टिविटी हो चुकी, उसको सीपीयू में ना ही अपने वेरिएबल्स डालने, ना चेंजेस करने, ना कुछ करना है, तो उसके बाद वो सीपीयू दूसरे वाले प्रोग्राम को हैंड ओवर कर सकता है। और जब हम इस प्रोग्राम को कंबाइन करेंगे इस डायग्राम को, तो प्रोग्राम देखो अभी कंबाइन में दिख रहा है रन ए, पहले ए प्रोग्राम रन हुआ, देन रन बी, बी प्रोग्राम रन हुआ, फिर बीच में सीपीयू वेट, वेट मतलब आइडल है, इस टाइम पे सीपीयू के पास रन करने के लिए दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं था, वो आइडल है। फिर से बैक टू अगर ए प्रोग्राम रन है, फिर बी प्रोग्राम रन है। तो ये वाले डायग्राम में और पिछले वाले डायग्राम में ये डिफरेंस था कि यूनि प्रोग्रामिंग में ए मतलब एक ही प्रोग्राम रन होता था, और वो रन होने के बाद खुद फिर से वेट करता था, फिर से रन और वेट, मतलब जब तक उस प्रोग्राम का पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता
तब तक उसी प्रोग्राम के पास सीपीयू का कंट्रोल रहता था, वो अपना कंट्रोल किसी दूसरे प्रोग्राम के पास हैंड ओवर नहीं करता था, इसीलिए उसको यूनिप्रोग्राम। बट यहाँ पे एक प्रोग्राम ए का आधा एग्जीक्यूशन होने के बाद भी, प्रोग्राम ए का आधा एग्जीक्यूशन होने के बाद भी वो बीच में क्या कर रहा है कि सीपीयू के जैसे ही साइकिल्स उसका आधा काम हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम बी को असाइन कर रहा है, फिर से बी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद, बी रन होने के बाद वो अगेन बैक टू प्रोग्राम ए को दे रहा है। मतलब एट ए टाइम दो प्रोग्राम रन हो रहे हैं, तो दो से ज्यादा भी प्रोग्राम रन हो सकते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी, जब प्रोग्राम ए रन हो रहा है तब प्रोग्राम बी वेट कर रहा है, जब प्रोग्राम बी रन कर रहा था तो सी वेट कर रहा है, और जब सी का रनिंग चलेगा तब बाकी वाले ऊपर वेट कर रहे हैं, ए बी वेटिंग पे है। और उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए वेट कर रहा है, और वेट करने के बाद अगेन बैक टू ए के पास कंट्रोल गया है, देखो रन। फिर से ए के पास टर्न गया, ए का एग्जीक्यूशन हुआ, देन बी रन, बी का एग्जीक्यूशन हुआ, देन सी रन, सी का एग्जीक्यूशन हुआ। एट ए टाइम तीन प्रोग्राम भी रन हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम्स में, मल्टीपल प्रोग्राम्स को आप मेमोरी एलोकेट करके दे सकते हो, जहाँ पे वो अपना डेटा रखेगा और वन बाय वन उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। ये है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे सेम लिखा है बट इट इज नॉट अ सेम। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, बट द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज दैट नो यूजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट। नो यूजर इंटरेक्शन इज प्रेजेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अगर आपको 8+3 करना है तो वो आप प्रोग्राम में ही लिख के दोगे। आप रन टाइम पे अगर मुझे 8+4 करना है तो वो वाले चेंजेस पॉसिबल नहीं है रन टाइम पे। रन टाइम पे आप सी के प्रोग्राम में करते हो ना, कंट्रोल F9 करने के बाद इनपुट डालते हो, तो उसको रन टाइम यूजर इंटरेक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट अगेन पॉसिबल इन मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टीपल प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड, उनका जो इनपुट आउटपुट है वो सारा आपको प्रोग्राम में ही लिख के देना पड़ता था, और प्रोग्राम में एक बार लिखने के बाद उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं थे। लेकिन इतना आप बोल सकते हो कि सीपीयू और आई यूटिलाइज हो रहे थे, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया था, एक से ज्यादा प्रोग्राम एट ए टाइम लिख के रन कर सकते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग के बाद होता है मल्टीटास्किंग। अब ये जो मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी प्रोग्रामिंग क्लियर हुआ सभी का? Yes, मल्टी ma'am. प्रोग्राम सभी को क्लियर हो गया मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट? Yes, Yes, ma'am. ओके Yes, तो मल्टी प्रोग्रामिंग का डिसएडवांटेज ये था कि मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे थे बट विदाउट यूजर इंटरेक्शन, but without runtime user interaction. So to avoid this disadvantage, new operating system is add, which one is the multitasking operating system. Or multitasking operating system is same like as a multi-programming, but with one advantage, runtime user interaction is present in multitasking system. अभी आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो वो सारे मल्टीटास्किंग है या नहीं है या नहीं है? वो आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो सारे मल्टीटास्किंग है या नहीं है ना? तो मल्टीटास्किंग में आप रन टाइम पे चेंजेस कर सकते हो ना, आप गाना चेंज कर सकते हो, सी के प्रोग्राम में रन टाइम चेंजेस पॉसिबल है। प्रिंटर पे अगर कोई प्रिंट आउट निकालने से पहले डेटा एडिट करना है डॉक्यूमेंट में तो वो डॉक्यूमेंट की एडिट कर सकते हो आप। all these types of changes are possible at run time मतलब प्रिंट आउट शुरू भी है तो भी आप उसको चेंजेस जो कर रहे हो उसको स्टॉप करके बफर क्लियर करके फिर से आप प्रिंट कमांड देके वो सारे चेंजेस सेव होके फिर से आप कर सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि सी के प्रोग्राम में आप रन टाइम पे इनपुट देके आप नया वाला आउटपुट देख सकते हो दूसरे नंबर्स का। या फिर आप बोल सकते हो कि रन टाइम पे अगर आप ऑडियो सिस्टम पे कुछ गाने सुन रहे हो और आपको नहीं पसंद है तो आप उसी टाइम पे उसको स्टॉप करके नया गाना लगा सकते हो, मतलब रन टाइम वो चल रहा था। तो रन टाइम पे all these activities are possible, that's why it is a multitasking and multiple tasks are executed at a टाइम। तो ये मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होते थे मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ, और यहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन भी 100% था, और सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% था, इसलिए मल्टीटास्किंग इज द लेटेस्ट वन ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था। फेमस मतलब अभी भी वही यूज कर रहे हैं हम।
अभी इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लो पहले, फिर मैं नेक्स्ट वाला पार्ट बताऊंगी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप उसका मैसेज डालो मुझे। हेलो मैम, माइक म्यूट हो गया आपका, कुछ आवाज नहीं आ रही। हेलो, मैं बोल ही नहीं रही थी, मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ रही थी कि आप क्या क्वेश्चन डाल रहे हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़े आपके। मल्टी प्रोग्रामिंग में देखो, ज़्यादा प्रोग्राम अगर रहे तो यूजर यूजर एरिया जितना है ना, उतने ही हेलो, आवाज़ आ रही है ना अभी सभी को? Yes, ma'am. मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मोस्ट ऑफ द बुक में आप देखोगे तो मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का डायग्राम सेम है। मेमोरी का डायग्राम सेम है। उसके लिए आप जब मल्टीटास्किंग को लिखोगे तो मल्टीटास्किंग पे भी वही डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। ओएस एरिया, और नीचे लिखोगे आप जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, जॉब 4 एंड सेम। वही डिफरेंस है उसमें कि वहां पे जो रन टाइम यूजर इंटरेक्शन वाला जो डिसएडवांटेज था, वो वाला डिसएडवांटेज सिर्फ रिमूव किया है मल्टीटास्किंग में। यहाँ पे भी मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं। और दूसरा डिफरेंस आप ये बोल सकते हो कि मल्टीपल प्रोग्राम्स और टास्क में ये डिफरेंस है कि टास्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और टास्क कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज। एक टास्क में आप बहुत सारे स्मॉलर छोटे छोटे प्रोग्राम्स या एक्टिविटीज हो सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इज स्मॉल सम लाइंस ऑफ कोड, या फिर एक छोटा प्रोग्राम बोल सकते हो। लेकिन नंबर ऑफ प्रोग्राम्स को मिला के एक टास्क हो सकता है। तो मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोग्रामिंग में एक और डिफरेंस ये भी आता है कि जब आप डायग्राम ड्रॉ करते हो तो उसमें ओएस और जॉब 1 जॉब 2 की जगह पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 ऐसे भी कुछ जगह पे लिखा रहेगा। तो ये वाला मतलब क्या है कि जहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स मल्टी प्रोग्रामिंग में रन होते थे, मल्टीटास्किंग में मल्टीपल टास्क आर एग्जीक्यूटेड एट ए टाइम विथ यूजर इंटरेक्शन। कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या जिन लोगों को लगता है? और कोई हेलो, अभी मैंने जो बताया वो समझा आप लोगों को? जिन लोगों के क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन समझ में आ गए? क्लियर हो गया कंसेप्ट? हो गया कंसेप्ट क्लियर?
Multiple programs means multiple programs are executed at a time, but without user interaction. And multitasking means multiple tasks are executed at a time with user interaction. It is called as multitasking. And multitasking is same like as a multi-programming, but with one advantage. अभी देखो मल्टीटास्किंग को है ना, मल्टीटास्किंग का लॉजिकल एक्सटेंशन जो है, मल्टीटास्किंग को लॉजिकल जो वर्ड है मल्टीटास्किंग, उसको टाइम शेयरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम का मतलब ये रहता है कि हर यूजर में, हर टास्क में इक्वली टाइम को शेयर किया जाए। अभी टाइम कैसे शेयर होता है, तो आपने ये देखा होगा कि जैसे जैसे हम प्रोग्राम मल्टीपल टास्क रन करते हैं, तो मल्टीपल टास्क रन करते समय हमें लगता है कि हमारा एक ही प्रोग्राम यहाँ पे रन हो रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स वहाँ पे एग्जीक्यूट होते रहते हैं। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने का मतलब ये रहता है कि हर टास्क को नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड और उससे भी जो भी छोटा टाइम जो भी होगा वो सारा टाइम इक्वली शेयर किया रहता है। अभी इक्वली शेयर करने का मतलब क्या रहता है, जैसे हमें ऐसे लगना चाहिए कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टोटल कंट्रोल सिर्फ मेरे ही है, दूसरे यूजर का कुछ भी कंट्रोलिंग नहीं है। तो उसका मतलब ये रहता है कि इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पे मल्टीपल टास्क जो है, मल्टीपल टास्क या फिर मल्टीपल प्रोग्राम्स, मल्टीपल एक्टिविटीज, वो अपने बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम उन सभी के बीच में इक्वली जो भी नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड या फिर उससे कम वाला जो टाइम होगा वो वाला टाइम वहाँ पे इक्वली शेयर किया जाएगा, उसको टाइम शेयरिंग कहा जाता है। अभी टाइम शेयरिंग के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताती हूँ। अभी ये डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे इस डायग्राम में, इस डायग्राम में यहाँ पे बीच में सीपीयू लिखा है और बाद उसके आउटर साइड में यूजर 1, यूजर 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ यूजर्स आ गए और हर यूजर अपने अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। मतलब जैसे आप बोल सकते हो कि मल्टी यूजर सिस्टम। जैसे मल्टीटास्किंग को मल्टी यूजर भी बोल सकते हो कि मल्टीपल यूजर्स के टास्क एट ए टाइम हो सकते हैं। नेटवर्किंग में कंप्यूटर कनेक्टेड है, कुछ यूजर दूर से अपने फाइल्स को एक्सेस कर रहे हैं, कुछ दूर से प्रिंट आउट कमांड दे रहे हैं, कुछ उस पीसी पे बैठ के ईमेल चेक कर रहे हैं। तो 3 अलग अलग यूजर है, एक प्रिंटर को एक्सेस कर रहा है, दूसरा उसके फाइल्स को कॉपी कर रहा है, तीसरा वहां पे इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है। तो 3 अलग यूजर के 3 अलग टास्क है, तीनों अलग टास्क एट ए टाइम से ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू में रन कर रहा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जब एट ए टाइम उस टास्क को रन करता है तो इक्वली वहां पे जो टाइमिंग है वो सभी में इक्वली शेयर किया रहता है। और ये जो टाइम शेयर रहता है ना, टाइम शेयरिंग का मतलब ये है कि टाइम इतना कम होना चाहिए कि यूजर को लगे ही नहीं कि मेरे पास कंट्रोल नहीं था इसके थोड़ी देर पहले। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम उसका जो टाइमिंग है ना, वो हर प्रोग्राम के पास थोड़ी थोड़ी देर के लिए रखता है, वो स्विच करते जाता है। इसको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी कहा जाता है। तो स्विच करते जाता है, तो स्विच करते समय बाकी वाले यूजर्स को पता ही नहीं चलता कि मेरे पास वॉइस का कंट्रोल नहीं था इसके पहले। इतना टाइम उसका मिनिमम रहता है। तो ये जो कम से कम टाइमिंग जो रहता है ना, उस टाइमिंग को टाइम शेयरिंग कहा जाता है। तो टाइम शेयरिंग का मतलब क्लियर हो रहा है आपको? सबसे पहले अगर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग समझा होगा तो ही मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग समझ में आएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझा? अगर आपको मल्टी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट समझ में आया होगा तो ही बाकी वाले मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग समझ में आएगा। मल्टीपल इन मल्टीटास्किंग same like as a multi-programming, but multiple tasks are executed with user interaction. Runtime changes are possible. And in time sharing is same like as a multitasking. देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग से अच्छा मल्टीटास्किंग था, मल्टीटास्किंग से अच्छा टाइम शेयरिंग है। मल्टीपल टास्क एग्जीक्यूट होते थे, लेकिन क्या होता था वहां पे टाइम शेयर नहीं किए करते थे। मतलब कुछ प्रोग्राम्स बड़े, कुछ प्रोग्राम छोटे। जैसे अभी मैंने डायग्राम में बताया था कि प्रोग्राम ए इज रनिंग, प्रोग्राम बी इज रनिंग, प्रोग्राम सी इज रनिंग। तो जो बड़ा वाला प्रोग्राम था उसके पास तो वॉइस का कंट्रोल ज्यादा टाइम तक रहेगा,
और बाकी वाले जो छोटे प्रोग्राम्स थे उसके पास ओएस का कंट्रोल कम टाइम तक रहता था। तो कभी कभी क्या होता था, जो प्रोग्राम छोटा था, जो विद इन अ सेकेंड में रन होकर आउटपुट दिखाने वाला था, उसको उसके पहले बड़ा वाले प्रोग्राम होने की वजह से उसको रुकना पड़ता था। तो ये वाला कंसेप्ट, ये वाले प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए शेड्यूलिंग कंसेप्ट, सीपीयू शेड्यूलिंग कंसेप्ट ऐड हुआ। और वो वाला फीचर ऐड हुआ था मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग में। टाइम शेयरिंग में वो कंसेप्ट ऐड हुआ, जहाँ पे इक्वली टाइम को सीपीयू को शेयर किया जाता है, शेड्यूल्ड किया जाता है हर टास्क के पास। और जितना प्रोग्राम बड़ा रहे या छोटा रहे, जितना इक्वल टाइम दिया है वो इक्वल टाइम हर प्रोग्राम के पास थोड़ी थोड़ी देर तक वो इसका कंट्रोल रहता है। और जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है वो कंट्रोल बैक टू द फर्स्ट प्रोग्राम आता है। जैसे आप राउंड रॉबिन बोल सकते हो कि 1 2 3 तीन टास्क वेटिंग में थे, पहले को टर्न मिला, सेकेंड को टर्न मिला, थर्ड को टर्न मिला, थर्ड के बाद फिर से प्रोग्राम का कंट्रोल आता है 1 के पास। तो मतलब इस तरह से राउंड में ओएस का टर्न, ओएस का जो टाइम है वो हर एक को इक्वली दिया जाता था। और अगर फर्स्ट टर्न में एग्जीक्यूट कंप्लीट नहीं हो रहा है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो सेकंड में कंप्लीट होगा, थर्ड राउंड में कंप्लीट होगा। लेकिन उनका जो टाइम ऑफ स्विचिंग है वो इतना मिनिमम और इतना कम रहता है कि किसी भी यूजर को इसका इतना अफेक्ट नहीं होता है कि हमें हमारे प्रोग्राम को इतने सेकेंड्स लगे या इतना माइक्रो सेकेंड लगा या नैनो सेकेंड लगा, वो इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं होता है, बिकॉज द टाइम बहुत ज्यादा कम होता है उसका। तो अभी आपको मैंने मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग बताया। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? क्वेश्चन कर सकते हो आप अभी। हेलो, किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन कर लो। लेक्चर समझ में आ रहा है क्या? हम्म। जब 2 to 3 लेक्चर रहता है आप लोगों का अटेंडेंस भी कम रहता है और रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा कम रहता है, क्यों? दिन में 3 ही लेक्चर है, प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। और उसमें भी आप लोग बीच में कोई आ रहा है कोई जा रहा है, मतलब ऐड तो मैंने कर लिया लेकिन फुल टाइम कोई लेक्चर को सुन ही नहीं रहा है। ऐसे भी है आपके जितने लोग ऐड हुए थे उसमें से सभी थोड़ी ना बैठे हैं अभी लेक्चर को सुनते हुए, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। टाइम शेयरिंग का डिसएडवांटेज हैंगिंग प्रॉब्लम, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसका हैंगिंग प्रॉब्लम है। नो, टाइम शेयरिंग में एक्चुअली कोई भी डिसएडवांटेज आप नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें इफेक्टिवली उसका एडवांटेज ये है। देखो, पहले मैं डिसएडवांटेज से पहले एडवांटेज बताती हूँ कि उसका एडवांटेज ये है कि वहाँ पे सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% होता है, इफेक्टिवली सीपी इफिशियंटली इफेक्टिवली सीपीयू यूटिलाइज होता है। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू शेड्यूलिंग भी होता है, सीपीयू को शेड्यूलिंग करके आप नंबर ऑफ प्रोग्राम्स रन कर सकते हो। और वहाँ पे यूजर इंटरेक्शन तो है ही। लेकिन डिसएडवांटेज उसका ये है कि जो मोर मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग की जैसे वो इतना सिंपल नहीं, वो कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। टाइम को शेयर करना इक्वली, ये भी थोड़ा सा मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना टास्क को कितना टाइम देना है। क्योंकि बीच में कुछ ओएस के भी प्रोग्राम्स रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, वो सारे बैकग्राउंड्स में इंटरनली रन हो रहे हैं। तो ओएस वाले प्रोग्राम तो किसी को दिखाई नहीं देंगे, उनको भी तो टाइम देना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है टाइम इक्वली शेयर करना। और उसको मैनेज जब साइमल्टेनियसली अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में डाले जाएंगे तो वो थोड़ा सा ये स्वैप इन और स्वैप आउट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। स्वैप इन का मतलब ये रहता है कि सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब जो प्रोग्राम हमारा सेव है, कंप्यूटर के ऊपर सेव है, उस प्रोग्राम को सी डी ई ड्राइव से ओपन करके मेन मेमोरी में डालना। तो सी डी ई ड्राइव से प्रोग्राम ओपन करके अगर आप मेन मेमोरी में डालते हो तो उसको स्वैप इन कहते हैं। और जब आप प्रोग्राम को और जब आप उस प्रोग्राम को आप मेन मेमोरी से जिसका एग्जीक्यूशन हो चुका है उसको आप वहां से हटा के फिर से सेकेंडरी स्टोरेज में अगर रख रहे हो या फिर क्लोज कर रहे हो,
तो उस टाइम पे वहां पे स्वैप आउट करना, मतलब जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो चुका है उसको मेन मेमोरी से हटाना। तो स्वैप इन और स्वैप आउट करते समय थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और उसको मैनेज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन हैंगिंग प्रॉब्लम ये वर्ड आप नहीं यूज कर सकते, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रहा है वहां पे। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज आल्सो पॉसिबल, स्वैपिंग हो रहा है वहां पे, बट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करना, बिकॉज सम आर द इंटरनल टास्क आल्सो, उनके बीच में भी टाइम शेयर करना पड़ता है। और कोई क्वेश्चन? यस, अगर 10 प्रोग्राम्स है, 10 में से 6 प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी, आप देखो मेन मेमोरी में कितनी जगह है उस पर डिपेंड रहता है। मेन मेमोरी में अगर 6 ही प्रोग्राम स्टोर करने की जगह है तो बाकी वाले 4 प्रोग्राम को वेटिंग में रहना ही पड़ता है। पर जब 6 में से जो फर्स्ट वाले प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो जाएगा तब उसको वहां से स्वैप आउट कर देंगे, और 4 में से जो फर्स्ट वाला वेटिंग प्रोग्राम है उसको स्वैप इन करके एग्जीक्यूशन के लिए डाल देंगे। तो ये स्वैपिंग स्वैप आउट के कंसेप्ट के थ्रू आगे वाले प्रोग्राम्स को नंबर टर्न आएगा और उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? खुशबू? यस मैम। ओके, और कोई क्वेश्चन? और दोपहर के लेक्चर को अटेंडेंस कम क्यों है इतना? हम्म, मैं आपको सारे पीपीटी शेयर करने वाली हूँ, सारे जो भी मेरे पास जितना भी हो इसका मैं लेक्चर लेने से पहले डाउनलोड करती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ वो सारे कंटेंट्स मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। उसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अटेंडेंस बहुत कम मत रखो आप लोग, अटेंडेंस भी मैटर करता है आप लोगों को। ठीक है, मैं अभी लिंक अटेंडेंस का लिंक देखती हूँ। ये लंच करने का टाइम नहीं है, लंच करने के लिए आपको ब्रेक तो दिया था ना बीच में, 11 से 12 के बाद 12 बजे आप कर सकते हो, 12 से साढ़े 12 बजे तक। उसके बाद अभी भी ब्रेक था उसके बाद। स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंट, देखो स्टैक एंड क्यू नहीं बोल सकते, स्टैक नहीं वर्क होता है वहां पे, क्यू वर्क होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और सिर्फ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब क्यू ही नहीं, वहां पे कुछ अलग अलग भी शेड्यूलिंग के टाइप्स है जो आपको थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आएंगे। नॉट ओनली फर्स्ट टास्क जो आएगा वो रन होगा ऐसे जरूरी नहीं है, कभी कभी ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से भी उसका प्रोग्रामिंग रहता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, जो छोटा जॉब है वो सबसे पहले एग्जीक्यूशन होके भी बाहर निकलता है, जिसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है वो एग्जीक्यूशन होके बाहर निकलता है। अलग अलग टाइप्स के शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है जो आपको थर्ड या फोर्थ चैप्टर में आएंगे। हम्म? ठीक है, मैं अभी अटेंडेंस लिंक चेक करती हूँ और आपको सेंड करती हूँ, और जिसको क्वेश्चन होगा वो अपना क्वेश्चन मैसेज बॉक्स में डालो।